गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद भी है, आशा भी है, विश्वास भी है कि आप लोग स्वस्थ भी होंगे, काम भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे होंगे, आपको अपनी कुछ चिंता खुद भी है बेटा। 10th की क्या बोर्ड की परीक्षाएं हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि हमारी बोर्ड की परीक्षाएं हैं। बोर्ड के पेपरों में बेटा आपको लेसन में से कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। ये नहीं है आपने यही प्रश्न करने हैं जो पीछे दिए गए हैं। इनसे जो अभ्यास में प्रश्न दिए होते हैं उनसे मिलते जुलते भी प्रश्न आते हैं पाठ के बीच में से भी। तो आप एक भी पाठ ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको पूरा ना पढ़ा हो। तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पाठ नंबर है 13, पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ का नाम क्या है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस पाठ में लेखक ने एक संस्मरण के बारे में बताया जो फादर कामिल बुल्के के बारे में है, उनके व्यक्तिगत चरित्र के बारे में बताया और फादर बुल्के के बारे में बताया कि वे कहाँ के व्यक्तित्व थे, कहाँ पर रहते थे और कहाँ से वे बेल्जियम से भारत आए थे और भारत को उन्होंने अपनी भूमि बताया। भारत वे सन्यासी दिखाई देते थे परंतु वे सन्यासी नहीं थे। तो इसी में देखेंगे, चित्र देखेंगे। देखने से क्या पता चल रहा है कि फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी के रूप में दिखाई देते हैं। वे हमेशा चोगा पहनकर रखते थे, उनकी लंबी दाढ़ी थी और वे किसी को भी जब मिलते थे तो आलिंगन करके मिलते थे। सभी को उनको मिलना देवदार के वृक्ष के समान छत्र छाया लगती थी। तो लेखक ने इसमें एक संस्मरण के बारे में बताया कि वे दिल्ली में रहते थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तो फादर कामिल बुल्के अक्सर उन्हें मिला करते थे। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में 2 पाठ ऐसे हैं। एक तो यही वाला पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक और दूसरा पाठ नौबत खाने में इबादत। ये दोनों पाठ व्यक्तिगत जीवन पर आधारित हैं। आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे कि फादर बुल्के बेल्जियम में जन्मे थे परंतु उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति से वे प्रभावित थे। ये देखो इंडिया गेट, भारत में वे आ गए थे। बहुत कम आयु में वे बेल्जियम छोड़कर भारत आ गए थे। इसी के साथ ये बेल्जियम का चित्र देखेंगे कि बेल्जियम इतना सुंदर देश है, फिर भी वे बेल्जियम को छोड़कर भारत आए क्योंकि उन्हें भारत भूमि से अत्यधिक प्रेम था। भारत की सभ्यता से उनको आकर्षित करती थी। इसके बाद पाठ शुरू है। आप भी अपनी पुस्तक निकाल लेंगे, पाठ के बारे में पढ़ेंगे। पेंसिल हाथ में रखेंगे बच्चों, पेंसिल हाथ में रखो, शुरू करें। बुक खोलो। फर्स्ट लाइन, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद के अंडरलाइन करो। जहरबाद एक जहरीला फोड़ा होता है जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों है? लेखक ने बताया कि वे सबके लिए इतने अच्छे थे, इतनी मिठास थी सबके लिए, फिर उनके लिए ऐसा जहर क्यों? विधि ने ऐसा जहर क्यों बनाया उन्हें? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? सवाल प्रश्न
कि लेखक कह रहा है यह बात कौन से परमात्मा से पूछे, प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। आस्था, विश्वास। वह ध्येय की इस यात्रा की परीक्षा उम्र की आखिरी देर पर क्यों दे। यातना, पीड़ा, आखिरी अंतिम समय। इसमें बताया फादर बुल्के को अंतिम समय में बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि जहरबाद का फोड़ा उन्हें परेशानी दे रहा था। अब इसमें उनके वेशभूषा के बारे में बताया। एक लंबे पादरी के सफेद चोगे से ढकी चोगा, ऊपर से नीचे तक का एक कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता जिसको बोलते हैं। आकृति सामने है। आकृति, शक्ल किसकी? फादर बुल्के की। गोरा रंग, रंग कैसा? गोरा। सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, दाढ़ी का रंग भूरा। नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इस लाइन का मतलब है कि वे दूसरे को जब मिलते थे गले लगाने को बेचैन हो जाते थे और उसका आलिंगन करते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के लिए उमड़ता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। मैं शब्द किसके लिए है? लेखक के लिए। 35 साल, 35। जब भी वह इलाहाबाद में थे तब भी वह दिल्ली आते थे। लेखक कहाँ रहता था? दिल्ली। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। अर्थात जो फादर बुल्के उन्हें आलिंगन करते थे उसका महसूस लेखक बाद में करता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। ये उनकी क्या है? विशेषताएं। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। परिमल क्या होती है? एक संस्था बनाई थी जिसमें सब लोग जुड़े हुए थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। सबसे हेड कौन थे? फादर बुल्के। हमारे हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। गोष्ठियां क्या होती है बेटा? मीटिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हो। और हमारी रचनाओं पर बेबाक राय सुझाव देते, घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर आशीर्वाद देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य, प्रेम। जैसी किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदार वृक्ष बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसके बारे में बताया। कहाँ से शुरू करूं? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है। अब यहाँ क्या बताया कि फादर बुल्के के बारे में लेखक ने बताया कि वे इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल लेकर घूमते थे। उनका क्रोध कभी नहीं देखा। आवेश में ममता तथा प्यार लबालब झलकता था। लबालब पूरी तरह। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी। उन्होंने कौन सी पढ़ाई की थी बेल्जियम में? इंजीनियरिंग की। परिवार में कौन कौन था? 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। ये कौन सा चित्र दिखाया मैंने? बेल्जियम का चित्र दिखाया। ये बेल्जियम इतना सुंदर है। वहां की सड़कों पर
फादर बुल्के साइकिल पर घूमते थे। ये चित्र में क्या दिखाया? दो भाई। फादर बुल्के के दो भाई थे। अब उन्हें अगले पेज पे आ जाओ बेटा। आपको अपने देश की याद आती है? लेखक क्या बात पूछ रहे हैं? आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो भारत है। अब ये देखो मैंने कौन सी भारत भूमि दिखाई। भारत भूमि का चित्र देखेंगे। फादर कामिल बुल्के ने कहा था मेरी जन्मभूमि तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेप्स चैपल। अभी मैंने पहले दिखाया था ना आपको चित्र। कौन सा दिखाया था? बेल्जियम का। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। चिट्ठियां, लेटर्स। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे इन चिट्ठियों को दिखाते थे। फादर कामिल बुल्के के मित्र का नाम क्या है? रघुवंश। पिता और भाइयों के साथ बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, व्यवसायी बिजनेसमैन। एक भाई वहीं पादरी हो गया था, अर्थात उसने पादरी वाला वेश धारण कर लिया था। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। एक बहन थी, कैसी थी? सख्त और जिद्दी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में घोषित कर दिया था। घोषित करना, ऐलान करना। लड़का हाथ से गया। सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जैसे धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। क्या शर्त रखी थी? मैं भारत जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति से उन्हें बेहद प्यार था। भारत जाने की बात क्यों उठी? उन नहीं जानता, बस मन में था। शर्त मान ली गई। भारत आ गए। पहले रिसेंट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की और फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते। अब ये देखेंगे भारतीय संस्कृति का चित्र। भारतीय संस्कृति क्या बेटा? बहुत विशाल है। इसमें सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त है। देखो अलग अलग धर्म, अलग अलग सभ्यता, परंतु हम सब एक हैं। भारत क्या है? धर्म निरपेक्ष राज्य जहाँ सभी धर्मों को समानता प्राप्त है। देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब क्या है? भाई भाई। चित्र के द्वारा मैंने स्पष्ट किया इस बात को। और सबने क्या उठा रखा? तिरंगा झंडा। आगे देखेंगे कोलकाता से बीए पास किया, फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के। विश्वविद्यालय किसको बोलते हैं? यूनिवर्सिटी को बोलती है। हिंदी विभाग रहकर 19 में पूरा किया। राम कथा, उत्पत्ति और विकास। सबसे पहले उन्होंने रिसर्च की। शोध प्रबंध किसको बोलते हैं? रिसर्च को बोलते हैं बेटा। किसी बात पर खोज करना। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया था। रूपांतरण, ट्रांसलेट, नील पंछी के नाम से।
बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गई। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए, चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। क्या बताया बेटा, कितनी उम्र उन्होंने जिया था? कितने वर्ष भारत में रहे? 47। और मृत्यु कब हुई? जब वे 73 इयर्स के थे। फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। कहने का मतलब है बेटा यहाँ पर कि वे देखने में सन्यासी लगते थे, परंतु वे सन्यासी अंदर से नहीं थे, अर्थात उनका मन सन्यासियों जैसा नहीं था। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। इस लाइन का अर्थ है कि 10 साल बाद भी कोई उनसे मिलता था तो वैसे ही उनके मिलन का प्रभाव दिखाई देता था। जब भी दिल्ली आते जरूर खोज कर, समय निकाल कर, सर्दी, गर्मी, बरसात झेल कर 2 मिनट के लिए ही आते। यह कौन सन्यासी करता है? ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता। उनकी हिंदी चिंता राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को मिली। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए काटे तर्क देते, आर्गुमेंट करते थे। वो बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना का अर्थ है बेटा दिलासा देना, किसी को तसल्ली देना, दिलासा देना, जादू भरे शब्दों को सुनना ऐसी रोशनी भर देता था कि गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आती है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। इस लाइन में क्या बताया गया? जो लेखक थे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उनके पुत्र की भी, परंतु सांत्वना किसने दी? फादर ने। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्हें गले नहीं लगाया। जब देखा तो वे दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी उनके चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। क्या बताया? उनके मरने के बारे में बताया कि वे कैसे मरे पड़े थे और वो कब मरे थे, किस समय मरे थे। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। रघुवंश कौन था? फादर कामिल बुल्के का सबसे प्रिय मित्र। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। छोर किनारा, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। आपने कभी देखा है कब्र खोदकर उसके अंदर, जैसे हिंदू संस्कृति में संस्कार करते हैं, ऐसे इसमें क्या करते हैं, उसको दफना दिया जाता है। जैनेन्द्र विजयेंद्र
अजीत कुमार, निर्मला जैन, मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरी वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक सत्य प्रकाश रघुवंश भी अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं। अभी देखो ये चित्र में मैंने क्या दिखाया कि फादर कामिल बुल्के बहुत ज्यादा शिक्षक थे, उन्होंने खोज की थी, ये भी हमने पहले पैरे में पढ़ा ना, इसीलिए ये जो उनके मित्र हैं, संबंधी हैं, सब हैं, ये उनके साथ हैं। अपरिचित आउटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, मसीह विधि से अंतिम संस्कार हुआ रांची के फादर पास्कल तोरना के द्वारा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, यहाँ किसने किया, संस्कारों के द्वारा जब अंतिम संस्कार करते हैं तब भी विधि विधान से मंत्र बोले जाते हैं। उन्होंने हिंदी में मसीह विधि से प्रार्थना की, फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में अनुकरणीय जीवन को नमन किया, फिर देह कब्र में उतार दी गई। जब बेटा कोई मरता है तो उसके श्रद्धांजलि में 2 शब्द बोलते हैं, तो क्या बोला कि ऐसे रत्न और भी पैदा हों। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। क्या बताया इसमें, ये चित्र देखो पहले, ये लोगों की भीड़ मैंने दिखाई, ये दिख रहा है कि ताबूत में उनका मृत शरीर है, कैसे लोग रो रहे हैं, कैसे झुक गए हैं। सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में नमन किया, फिर कब्र से उतार दिया गया। फिर कभी मैंने सोचा नहीं था कि अंतिम क्षण नम आंखों को गिनना शाई फैलाना है। इसका मतलब क्या है, कितने लोगों ने उनकी मृत्यु पर, इतने लोगों की नम आंखें हुई, अश्रु बहने लगे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में उससे उनके निकट थी, किसी यज्ञ की पवित्र आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नमन हूँ। क्या बताया, लेखक ने बताया कि उस ज्योति की याद में मैं नतमस्तक हूँ। कौन है नतमस्तक, लेखक उनकी याद में नतमस्तक हो रहा है। अब आगे देखो बेटा, ये अंतिम दृश्य मैंने दिखाया कि जब उनके मृत शरीर को कब्र गाह में दफनाने के लिए ले जा रहे थे, तो आप भीड़ से अंदाजा लगा लें। लेखक ने अंत में बताया कि नम आंखों को गिनना शाई फैलाना है, अर्थात लोगों की गिनती करना नामुमकिन है, अर्थात लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे व्यक्तित्व हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालते हैं। हम सबके जीवन पर भी ऐसे लोगों का व्यक्तित्व अमिट छाप छोड़ता है। तो ऐसे महापुरुषों को हम सब भी नमन करते हैं। तो बेटा एक बार आप अपना लेसन खुद भी ध्यान से पढ़ेंगे और अपने पाठ पर ध्यान देंगे। अभ्यास कार्य खुद एक बारी ट्राई करेंगे। उसके